नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि धनवानों के लिए किसानों को दांव पर लगा रही है भाजपा सरकार। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीनी कंपनी पर मेहरबान मोदी सरकार, कांग्रेस ने दागे भाजपा पर सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केजरीवाल मॉडल पर बहस में पहुंचे मनीष सिसोदिया, भाजपा के मंत्री रहे गायब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। धनवानों के लिए किसानों के दांव पर लगा रही है भाजपा सरकार, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर धनवानों के लिए किसानों को दांव पर लगाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में कहा, भाजपा सरकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अपने को जनप्रतिनिधि नहीं धन प्रतिनिधि समझती है, इसलिए धनवानों के लिए किसानों को दांव पर लगा रही है। उन्होंने कहा, भाजपा भूल रही है कि वह जिन्हें नुकसान पहुंचा रही है वे संकट से संघर्ष करने वाले देश को वो 2/3 लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। इसके पूर्व सपा अध्यक्ष ने केंद्र और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई बातचीत बेनतीजा होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक अन्य ट्वीट में कहा, भाजपा सरकार ने आज फिर निरर्थक वार्ता करके अगली तारीख दे दी। उन्होंने कहा, हर बार आधा दिन गुजार कर 2 बजे बैठक करने से ही लगता है कि भाजपा सरकार आधे मन से आधे समय काम करके इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है, जिससे किसानों का हौसला टूटे, पर किसान टूटने वालों में से नहीं है, सत्ता कदम तोड़ने वाले हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी कंपनी पर मेहरबान मोदी सरकार, कांग्रेस ने दागे भाजपा पर सवाल। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना के तहत न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद तक 5.6 किलोमीटर के भूमिगत मार्ग के निर्माण का ठेका एक चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया है। देश की पहली क्षेत्रीय त्वरित रेल परिवहन प्रणाली को क्रियान्वित करने वाली एनसीआरटीसी ने कहा कि तय प्रक्रिया और दिशा निर्देशों के तहत ये ठेका दिया गया है। अब इसको लेकर विपक्ष सवाल उठाने लगा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए पूछा है, क्या यही राष्ट्रवाद की नई परिभाषा है? कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने अपने ट्वीट में लिखा है, एक तरफ सीमा पर तैनात हमारे जांबाज जवान चीनी सेना से देश की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार चीनी कंपनियों को करोड़ों रुपए के ठेके दे रही है। क्या यही राष्ट्रवाद की नई परिभाषा है? उधर एनसीआरटीसी के एक प्रवक्ता का कहना है, बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा बोलियों के लिए विभिन्न लेवल पर मंजूरी लेनी होती है। निर्धारित प्रक्रिया और दिशा निर्देशों के बाद ही यह ठेका मंजूर किया गया है। प्रवक्ता ने यह भी कहा, अब 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारे के सभी सिविल वर्क के लिए टेंडर दे दिया गया है और वक्त पर प्रोजेक्ट को चालू के लिए निर्माण पूरे जोरों पर चल रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल मॉडल पर बहस में पहुंचे मनीष सिसोदिया, भाजपा के मंत्री गायब। जी हां दोस्तों, केजरीवाल शिक्षा मॉडल पर बहस के लिए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड में हैं। खास बात यह है कि यूपी के बाद उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भी बहस से नदारद नजर आए। खास बात यह है कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने दिल्ली जाकर केजरीवाल मॉडल पर बहस की चुनौती दी थी, लेकिन सिसोदिया ने उन्हीं के गढ़ में जाकर बहस की चुनौती दे डाली। बहस शुरू होने से पहले सिसोदिया ने ट्वीट किया था, उत्तराखंड में वरिष्ठ मंत्री मदन कौशिक बीजेपी जी की चुनौती पर अरविंद केजरीवाल बनाम टीएस रावत बीजेपी मॉडल पर चर्चा करने में देहरादून आया, लेकिन एक श्वास में 100 काम गिनाने का दावा करने वाले मंत्री जी चुनौती देकर पीछे हट गए। लोग अब त्रिवेंद्र सरकार के काम नहीं भ्रष्टाचार गिना रहे हैं। इसके बाद सिसोदिया ने लाइव बहस का कार्यक्रम सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें मदन कौशिक की कुर्सी खाली दिखाई दी। सिसोदिया ने लिखा है, उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी बहस लाइव। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यूपी और उत्तराखंड के लोकल और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी अब दूसरे राज्यों में केजरीवाल मॉडल को भुनाने की कोशिश कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बारिश ने बढ़ाई आंदोलनकारी किसानों की मुसीबत, शीतलहर का अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में बीते रविवार से रुक रुक कर हो रही बारिश मंगलवार को भी जारी है। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों पर भी पड़ा है। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों की तादाद में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए इंतजाम भी नाकाफी जैसे साबित हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी से दिल्ली में शीतलहर का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। बारिश ने बढ़ी किसानों की परेशानी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सर्द मौसम जारी रहने के साथ साथ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और आर्द्रता का स्तर 100% रहा। मौसम विभाग ने कहा कि शाम ढलते ढलते तापमान और गिर सकता है। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में 6 जनवरी की दोपहर से मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश पर बड़ा खतरा, राज्य में घुसे सैकड़ों नक्सली, हाई अलर्ट जारी।
जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के 100 से ज्यादा नक्सली अपने आधार का विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश के बालाघाट में घुस गए हैं। 100 से ज्यादा नक्सलियों की घुसपैठ के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इन नक्सलियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियों की तैनाती की मांग की है। अलर्ट पर पुलिस जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को जल्द ही मध्य प्रदेश के बालाघाट और आदिवासी बहुल मंडला जिलों में तैनात किए जाने की संभावना है। इंटेलिजेंस के इनपुट के मुताबिक सभी नक्सली छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड के हैं। इस मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने बालाघाट, मंडला और सिवनी पुलिस को अलर्ट कर दिया है। पिछले 2 महीनों में 5 नक्सलियों पर हुई कार्रवाई के बाद इनका मूवमेंट राज्य में बढ़ा है। यहाँ तक कि आईबी को जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड में लगातार बढ़ते पुलिस दबाव की वजह से हार्डकोर नक्सली मध्य प्रदेश में घुस रहे हैं। साथ ही इस बात का भी इनपुट मिला है कि बालाघाट में लगातार मारे जा रहे नक्सली प्रदेश में किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। राज्य में बढ़ते खतरे की वजह से मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से नक्सली क्षेत्रों में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती के लिए हाल ही में दिल्ली से एक बटालियन की मांग की गई थी। बालाघाट मुठभेड़ पर नक्सल एडीजी जीपी सिंह ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में पड़ रहे प्रेशर से नक्सली मध्य प्रदेश की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने नक्सलियों के मध्य प्रदेश में विस्तार के बारे में भी बात कही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 7वें दौर की बैठक में भी नहीं बनी बात, किसानों ने फाड़ा सरकार का संशोधन। 8 जनवरी को फिर बातचीत। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच 7वें दौर की बातचीत भी सोमवार को बेनतीजा साबित हुई। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता है। हालांकि किसान कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर कायम है। अब अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। बैठक खत्म होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने सरकार का दिया संशोधन फाड़ दिया। आज की बातचीत में किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश ने विभिन्न किसान संगठनों के 41 नेताओं के साथ बातचीत की। दोपहर में शुरू हुई बैठक के खत्म होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमारी मांगों पर बातचीत हुई, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, कोई तनातनी नहीं है। हमने साफ कर दिया है कि कानून वापसी के बिना कुछ भी मंजूर नहीं है। 8 जनवरी को फिर से बात होगी। हमने सरकार का संशोधन फाड़ दिया। 7वें दौर की बातचीत के बाद किसान नेता ने दावा किया कि सरकार काफी दबाव में है। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने बताया, सरकार दबाव में है। हम सभी ने कहा कि हमारी कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग है। हम किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। बैठक में नहीं हुई एमएसपी समेत अन्य मुद्दों पर बात। दोनों पक्षों ने 1 घंटे की बातचीत के बाद भोजन अवकाश लिया। सरकार इन कानूनों को निरस्त नहीं करने के रुख पर कायम है और समझा जाता है कि उसने इस विषय को विचार के लिए समिति को सौंपने का सुझाव दिया है। दोनों पक्षों के बीच 1 घंटे की बातचीत में अनाज की खरीद से जुड़ी न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली को कानून मान्यता देने के किसानों की महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा नहीं हुई है। किसान संगठन की प्रतिनिधि अपने लिए खुद भोजन लेकर आए थे, जो लंगर के रूप में था। हालांकि 30 दिसंबर की तरह आज केंद्रीय नेता लंगर के भोजन में शामिल नहीं हुए और भोजन अवकाश के दौरान अलग से चर्चा करते रहे। दिल्ली की सीमाओं पर जारी है प्रदर्शन। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में किसान कृषि संबंधी 3 कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास प्रदर्शन स्थल पर भारी बारिश और जल जमाव एवं जबरदस्त ठंड के बावजूद किसान डटे हुए हैं। गौरतलब है कि ये कानून सितंबर 2020 में लागू हुए और सरकार ने इसे महत्वपूर्ण कृषि सुधार के रूप में पेश किया और किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला बताया। बैठक के दौरान सरकार ने तीनों कृषि कानूनों के फायदे गिनाए, जबकि किसान संगठन इन कानूनों को वापस लेने पर जोर देते रहे ताकि नए कानून के बारे में उन आशंकाओं को दूर किया जा सके। इससे एमएसपी और मंडी प्रणाली कमजोर होगा और वे बड़े कॉरपोरेट घरानों की दया पर होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन। 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड के लिए महिलाओं ने ली ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, हरियाणा में महिलाएं ट्रैक्टर चलाने के लिए ट्रेनिंग ले रही हैं। गौरतलब है कि ये महिलाएं 26 जनवरी को दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगी। दरअसल किसानों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वे दिल्ली में गणतंत्र दिवस वाले दिन ट्रैक्टर परेड करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जानकारी दी है। किसानों ने ये बात ऐसे वक्त में की है जब उन्हें दिल्ली की सीमा पर डटे 1 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है। आज किसानों और सरकार के बीच बातचीत हो रही है। ऐसे में अगर बात बनती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसान 26 जनवरी वाले दिन ट्रैक्टरों की परेड दिखाएंगे। किसान क्रांतिकारी यूनियन के दर्शन पाल ने कहा, अगर 4 जनवरी को सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम
कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर 6 जनवरी को मार्च करेंगे। इस दिन हम गणतंत्र दिवस वाले दिन अपनी परेड की रिहर्सल करेंगे। दिल्ली में होंगे दाखिल। किसान नेताओं का कहना है सरकार को बयान देना होगा कि वे तीनों कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं और एमएसपी की कानूनी गारंटी दे रहे हैं। अगर ऐसा 26 जनवरी तक नहीं होता है तो फिर हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में दाखिल होंगे। किसान अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर दिल्ली में किसान परेड करेंगे। ठीक इसी तरह की झांकी निकालने की योजना न सिर्फ दिल्ली में है बल्कि कई राज्यों की राजधानी और जिलों में भी है। 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए किसानों ने आंदोलन के लिए पूरी योजना बना रखी है। लोहड़ी के त्योहार के मौके पर किसान संकल्प दिवस मनाया जाएगा। इस दिन किसान तीनों कृषि कानूनों की होली जलाएंगे। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। नेताजी सुभाष की जयंती वाले दिन यानी 23 जनवरी को सभी राज्यों की राजधानियों में राजभवन के पास किसान विरोध जाहिर करेंगे। पंजाब किसान नेता बलबीर सिंह ने कहा, हम शांतिपूर्वक तरीके से इतने लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार अहंकारी है। हमने हमेशा सरकार से कहा है कि उसके पास केवल 2 विकल्प है, या तो 3 कानूनों को निरस्त करे या हम पर बल प्रयोग करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं पर गोदाम के लिए उद्योगपतियों को पैसा दे रही मोदी सरकार। राहुल गांधी बोले, जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। इसे लेकर सोमवार को सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बैठक हो रही है। इसी बीच कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एमएसपी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे सकती, लेकिन उद्योगपति साथियों को निश्चित मूल्य दे रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी ना दे पाने वाली मोदी सरकार अपने उद्योगपति साथियों को अनाज के गोदाम चलाने के लिए निश्चित मूल्य दे रही है। सरकारी मंडियां या तो बंद हो रही हैं या अनाज खरीदा नहीं जा रहा। किसानों के प्रति बेपरवाही और सूट-बूट के साथियों के प्रति सहानुभूति क्यों? राहुल के इस ट्वीट पर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अमेरिका के 7 सांसदों ने हमारे विदेश मंत्री को पत्र लिखा है कि सरकार किसानों की समस्या को सुलझाए। क्या प्रधानमंत्री जी इन पर भी विपक्ष द्वारा भड़काने का इल्जाम लगाएंगे? एक अन्य यूजर ने लिखा, सूट बूट के साथियों को प्यार और किसान भाइयों पर अत्याचार। आखिर मोदी जी का दिल कब पिघलेगा? क्या मेरा अन्नदाता रोज ऐसे ही दम तोड़ता रहेगा? एक यूजर ने लिखा, राहुल गांधी जी, पूरे देश की जनता आज सरकार की जनविरोधी नीतियों से परेशान है। देश के युवा, किसान, छात्र, गरीब, मजदूर और पीड़ित सब इस सरकार से दुखी हैं। आज किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम मानवता के नाते किसानों का दर्द तो समझे ये सरकार। बता दें, सोमवार को होने वाली चर्चा से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों ने यह कानून दिल पर ले लिया है और अब बिल वापसी से कम पर बात नहीं बनेगी। राकेश टिकैत का यह बयान किसानों और सरकार के बीच होने वाली 8वें दौर की बातचीत से ठीक पहले कही है। टिकैत ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार बात मान ले। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन चलेगा। टिकैत ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा रहेगा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 3 कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने। हम वापस नहीं जाएंगे। अब तक 60 किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार को जवाब देना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी होंगी कांग्रेस की सियासी चेहरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा के उतरने को लेकर लंबे समय से जारी सस्पेंस पर अगले महीने पटाक्षेप होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सियासी दौड़ में लाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ प्रियंका नए साल में अब सूबे में अपना प्रवास बढ़ाएंगी। साथ ही जिले स्तर पर कांग्रेस संगठन का ढांचा दुरुस्त करने की पहल शुरू करते हुए प्रियंका फरवरी से सूबे के सभी जिलों का दौरा भी शुरू करेंगी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर चल रहे असमंजस और अंदरूनी घमासान के बावजूद पार्टी में इस बात पर कोई संशय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में प्रियंका ही कांग्रेस का सियासी चेहरा होंगी। कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक प्रकरण के दौरान हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव ने मौजूदा संकट को थामने के प्रयासों में खासी सक्रिय भूमिका भी निभाई है। विशेषकर पार्टी के सियासी चाणक्य अहमद पटेल के निधन के बाद उनकी पहल को लेकर कांग्रेस के अंदरूनी गलियारों में चर्चा खासी गर्म है। मालूम हो कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की अगुवाई कर रहे G23 समूह के प्रमुख नेताओं गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा आदि से सीधे संवाद कर उन्हें हाईकमान के साथ बातचीत के लिए राजी करने में प्रियंका की भी अहम भूमिका रही। वैसे उत्तर प्रदेश के अहम मुद्दों को लेकर उनकी सक्रियता बीते कुछ अरसे से लगातार जारी है, मगर सूबे के सियासी मैदान में उनकी गैर मौजूदगी पार्टी के लिए चुनौती रही है। पिछले 1 साल से तो उनके लखनऊ को अपना नया ठौर बनाने की चर्चा गर्म रही और यहां तक कि एक घर का रंग रोगन भी हुआ, लेकिन कोविड-19 महामारी की चुनौती ने इस बीच पार्टियों की सियासी सक्रियता को बेहद सीमित कर दिया। अब जब राजनीतिक गतिविधियां सामान्य ट्रैक पर लौट रही हैं, तब विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका के भी उत्तर प्रदेश प्रवास की योजना को अंतिम रूप दिया जाने लगा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता भाजपा के रोड शो में कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर फेंका जूता, टीएमसी पर आरोप।
जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा व तृणमूल के बीच घमासान जारी है। सोमवार को भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में कोलकाता में रोड शो निकाला गया। जब वह अल्पसंख्यक क्षेत्र से गुजर रहे थे, उस वक्त उनकी गाड़ी पर जूते चप्पल फेंके गए। हालांकि इससे रोड शो पर कोई असर नहीं पड़ा, वह बदस्तूर जारी रहा। कोलकाता के पूर्व मेयर नहीं पहुंचे। रोड शो में कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी भी शामिल होने वाले थे, लेकिन दोनों नहीं पहुंचे। चटर्जी रोड शो का नेतृत्व करने वाले थे। वे हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। बताया गया है कि चटर्जी अपने दोस्त बैशाखी बनर्जी के अचानक बीमार पड़ने के कारण नहीं पहुंचे। रोड शो का नेतृत्व भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय व सांसद अर्जुन सिंह ने किया। किड्डरपोर इलाके में भाजपा व तृणमूल कार्यकर्ताओं का आमना सामना हो गया। इसी दौरान जूता फेंकने की घटना हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में धर्मेंद्र बोले, मिले इंसाफ, जी जान से करता हूं अरदास। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र किसानों के सपोर्ट में हैं। सोशल मीडिया पर भी वो पोस्ट कर किसानों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सोमवार को धर्मेंद्र ने ट्विटर पर किसानों की फोटो शेयर करते हुए लिखा, आज मेरे किसान भाइयों को इंसाफ मिल जाए, जी जान से अरदास करता हूं, हर एक नेक रूह को सुकून मिल जाएगा। बता दें कि किसान 26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। केंद्र सरकार के साथ अभी तक उनकी 7 दौर की वार्ता हो चुकी है। सोमवार को एक बार फिर किसान नेता और केंद्रीय मंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे मिलेंगे। किसानों के समर्थन में धर्मेंद्र का ट्वीट। इससे पहले भी धर्मेंद्र ने किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा था, मैं अपने किसान भाइयों की पीड़ा को देखकर बेहद दुखी हूं। सरकार को तेजी से समाधान करना चाहिए। जल्द ट्वीट डिलीट करने के चलते हुए ट्रोल। धर्मेंद्र एक तब ट्रोल्स के निशाने पर आ गए थे जब उन्होंने किसानों के समर्थन में किया ट्वीट डिलीट कर दिया था। धर्मेंद्र ने ट्वीट में लिखा था, सरकार से प्रार्थना है किसान भाइयों की समस्या का कोई हल जल्दी निकाल ले। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दर्द होता है ये देखकर। धर्मेंद्र का ये ट्वीट वायरल हो गया था, लेकिन फिर अचानक से धर्मेंद्र ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। इसके बाद वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गए थे। बता दें कि इंडस्ट्री के कई स्टार्स किसानों के समर्थन में खड़े हैं। दिलजीत दोसांझ, प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, सोनू सूद, गिप्पी ग्रेवाल, तापसी पन्नू, रितेश देशमुख, जसबीर जस्सी, गुरदास मान, खेसारी लाल यादव जैसे सितारे भी किसानों के समर्थन में ट्वीट कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, सर्दी बारिश में ठिठुर रहा किसान, सरकार की क्रूरता के दृश्यों में अब कुछ देखने को शेष नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मसले पर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बारिश और ठंड के बीच किसान सड़कों पर बैठा है और सरकार को कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कविता के रूप में लिखा, सर्दी की भीषण बारिश में टेंट की टपकती छत के नीचे जो बैठे हैं सिकुड़ ठिठुर कर, वो निडर किसान अपने ही हैं, गैर नहीं। सरकार की क्रूरता के दृश्यों में अब कुछ और देखने को शेष नहीं। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी न दे पाने वाली मोदी सरकार अपने उद्योगपति साथियों को अनाज के गोदाम चलाने के लिए निश्चित मूल्य दे रही है। सरकारी मंडियां या तो बंद हो रही हैं या अनाज खरीदा नहीं जा रहा। किसानों के प्रति बेपरवाही और सूट बूट के साथियों के प्रति सहानुभूति क्यों? गौरतलब है कि किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। इतने दिनों से जारी आंदोलन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 40 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी है। इस बीच किसानों और सरकार के बीच आज 7वें दौर की बैठक होनी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के साइलेंट वोटर्स पर कांग्रेस की नजर। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बनाया ये प्लान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले तैयारियों में जुट गई है। पार्टी का मुख्य मकसद महिला वोटर्स के बीच पैठ बनाने की है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए पार्टी ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। पार्टी ने फिलहाल 5 राज्यों को लेकर प्लान तैयार किया है। इसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी शामिल है। इनमें इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि महिलाओं को बीजेपी ने बिहार में अपना साइलेंट वोटर बताया था। पीएम मोदी ने भी यह बात कही थी। इन राज्यों के हर पोलिंग बूथ पर 5 महिला कार्यकर्ताओं को अपॉइंट किया जाएगा। ऐसा महिला वोटर्स का भरोसा जीतने और सपोर्ट पाने के लिए किया जाने वाला है। करते हैं अगली खबर की तरफ। मकर संक्रांति 2021 के बाद बिहार में बढ़ेगा सियासी तापमान, तेजस्वी ने बनाया बड़ा प्लान। नीतीश कैबिनेट विस्तार पर भी निगाहें। जी हां दोस्तों, मकर संक्रांति के अगले दिन से बिहार में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो जाएंगी। राजद की ओर से तेजस्वी यादव धन्यवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे, तो वहीं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता में तेजी आएगी। बता दें कि 17वीं विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ 15 विधायकों के साथ शपथ ग्रहण की थी। अभी उनकी कैबिनेट में 21 और मंत्रियों को एंट्री होनी है। कैबिनेट में किस दल की कितनी भागीदारी होगी यह तय नहीं हुआ है। अटकलों में ही एक फॉर्मूला तैर रहा है।
हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 7 में से 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद से विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई तरह के ऑफर मिले। हालांकि इस ऑफर को सीएम नीतीश और जेडीयू अध्यक्ष ने सिरे से खारिज किया। जेडीयू ने असम और बंगाल चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान किया है, तो खरमास के बाद जेडीयू अपना अगला कदम लेगी। इधर जीतन राम मांझी की पार्टी हम और चिराग पासवान की पार्टी की बैठकें भी खरमास बाद प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की सियासी घटनाक्रम तेज होगा। मकर संक्रांति 2021 के ठीक अगले दिन से तेजस्वी धन्यवाद यात्रा शुरू कर सकते हैं। राजद के वरिष्ठ नेताओं की तबीयत खराब होने से इस काम में अभी अपेक्षित गति नहीं पहुंच पाई है, लेकिन राजद ने अपना जिला स्तरीय पदाधिकारियों को अलर्ट कर रखा है। जानकारों के मुताबिक तेजस्वी की धन्यवाद यात्रा का सियासी महत्व होगा, यह देखते हुए कि यह पार्टी मध्यावधि चुनावों की तैयारियों में लगी है। जो आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।